जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमन, आप हैं मेरे साथ में एक नए सेशन के साथ। यह सेशन एग्रोनॉमी क्विज के रूप में है और इसमें हम हर एक प्रश्न का डिटेल में आंसर्स करेंगे, उसका 4 ऑप्शंस को डिटेल में आंसर्स करेंगे। और यह एग्रोनॉमी का सेशन है और इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की क्लास लेंगे, जो कि वो भी क्विज सेशन ही होगा। और ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल को टैप जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारी तीसरी क्लास होने वाली है और इसके पहले आपने हमारी क्लास को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये है एग्रीकल्चर क्विज की क्लास और पहला प्रश्न आता है हमारा, निम्न ऋतुओं के हिंदी में नाम लिखिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे हिंदी भाषा में चैत्र, बैसाख, क्वार, कार्तिक, आषाढ़, सावन, भादो ये सारे आते हैं जो हिंदी में आते हैं। और वही इंग्लिश की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर तक आता है। तो इसमें पूछा है बसंत ऋतु कब आता है। तो बसंत ऋतु को हम हिंदी भाषा में अपनी हिंदी मातृभाषा में क्या कहेंगे, तो बसंत ऋतु को कहते हैं चैत्र, या कब तक आता है, चैत्र से बैसाख। ओके, अब आता है ग्रीष्म ऋतु कब आता है, यह ज्येष्ठ और आषाढ़ में। कब आता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है। वर्षा ऋतु कब आता है, सावन, भादो। ये आप इसको तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं सावन भादो को, कि जैसे जब सावन आता है तो आपने देखा होगा सावन में पानी बरसता है, पानी हर सावन में बरसता है। सावन भादो, ठीक है। और वर्षा में सावन में लोग कांवड़ लेके भी आते हैं, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अभी सावन का ही मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु आई है, ठीक है। शरद ऋतु किसे कहते हैं, शरद ऋतु में क्वार कार्तिक। कब, क्वार कार्तिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न फसलों को किस मौसम में उगाया जाता है, धान, चना, मक्का, खरबूजा। इन चारों फसलों को किन किन मौसम में उगाया जाता है। तो जो धान है वो खरीफ की जो धान है वो खरीफ की क्रॉप है, ये खरीफ की क्रॉप है। और जो चना है, चना साथियों, और चना कौन सी क्रॉप है, चना रबी क्रॉप है। चना इसमें के आर जे अलग खरीफ, रबी और जायद। मक्का कब उगाया जाता है, तो मक्का जो है आपने देखा होगा मक्का लगभग सभी मौसमों में उगाया जाता है। तो मक्का जो है कब उगाया जाता है, यह ऑल सीजन में उगाया जाता है। तो खरबूजा, खरबूजा आपने देखा होगा जब जो है गर्मी का मौसम आता है, जिसे हम जायद के मौसम यानी खरीफ, रबी, जायद में। धान कब बोया जाता है, धान जब बोया जाता है जब सावन आता है। अभी हमने बताया आपको सावन भादो, सावन में लगभग धान लग चुका होता है उत्तर भारत में। और चना जो है जब पानी की कमी होती है, सूखे क्षेत्रों में जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे चना की खेती ज़्यादा की जाती है। मक्का तो सभी मौसमों में उगाया जाता है। खरबूजा यह जायद ऋतु में, कब, जायद ऋतु में उगाया जाता है। धान खरीफ ऋतु में, चना रबी ऋतु में, मक्का सभी सीजनों में उगाया जाता है, खरबूजा जायद ऋतु में उगाया जाता है। मक्का में क्या होता है, सभी सीजनों में उगाया जाता है। इसमें हर सीजन में जो प्रोडक्शन होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब आता है निम्न ऋतुओं को अंग्रेजी में लिखिए। अभी हमने बात किया कि हिंदी में लिखने की बात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आती है इंग्लिश में कि निम्न ऋतु को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे। बसंत ऋतु को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बसंत ऋतु को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। और शिशिर ऋतु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, और शरद ऋतु क्या होती है। तो बसंत ऋतु को कहेंगे, बसंत ऋतु कब आती है, तो जनवरी से मार्च से अप्रैल के बीच में आती है। मार्च से अप्रैल में
मार्च से अप्रैल। और शिशिर ऋतु जो होती है, शिशिर ऋतु कब आती है? जनवरी से फरवरी। जो इसको आप ऐसे कर लें, इसमें जनवरी से फरवरी के बीच में। और शरद ऋतु कब आती है? शरद ऋतु कब आती है? तो सॉरी, हाँ, शरद ऋतु कब आती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और ग्रीष्म ऋतु कब आती है? मई से जून। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ग्रीष्म के बाद शरद ही आएगी, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग जुलाई में सावन लग जाता है। और अभी हमने यहाँ पे बात किया तो जुलाई में सावन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाती है। निम्न बादलों के प्रकार का पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई है? यानी कि बादल भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनका पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसमें पंखाकृत बादल होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस लेयर बाय लेयर। ठीक है, पंखाकृत बादल की ऊंचाई कितनी होती है? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर होती है। जो मेघपुंज बादल होता है उसकी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हाँ, जो पंखाकृत बादल होता है उसका 8000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, यानी 8 किलोमीटर। जो मेघपुंज होता है इसकी 3 किलोमीटर, 3000 मीटर ऊंचाई होती है। चपल, यहाँ पे चपल होगा, चपल जो बादल होता है इसकी ऊंचाई तो 300 मीटर होती है। कितनी? 300 मीटर। जो जलद पटल बादल होता है इसका ऊंचाई 600 मीटर होता है। ठीक है, और ये सब में मतलब कौन बरसात के मौसम में कौन बारिश पे कौन इफेक्ट करता है, जो मतलब पानी कौन बरसता है, कौन ऊपर से जाता है, जो सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं, जो काला बादल दिखाई देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के बादल भी दिखाई देते हैं, वो मतलब उसको वो इसी में डिवाइड है। ठीक है, इसी में वो डिवाइड है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। निम्न में से शर्करा वाली फसल कौन है? सभी को पता है शर्करा यानी कि शुगर वाली फसल, तो गन्ना, इसका नाम शुगर केन जिसे बोलते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका बोटेनिकल नेम है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसका बोटेनिकल नेम है। तंबाकू, तंबाकू का बोटेनिकल नेम क्या है? तो उसके पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि यह मतलब कौन सी फसल किस लिए है। जो कपास की फसल है, कपास की फसल को हम रेशेदार बोलते हैं, जैसे फाइबर जिसे बोलते हैं, रेशेदार फसल आती है। तंबाकू उद्दीपक में आती है, उद्दीपक में आता है तंबाकू। और कहवा बोल सकते हैं या कॉफ़ी बोल सकते हैं। ज्वार जो है, ज्वार किस में आती है? या धान्य में आती है। किस में? धान्य में ज्वार आती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? हाँ, एक हो गया निम्न, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गन्ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये तो हमने डिटेल में डिस्कस करी भी। ठीक है, हाँ, इसमें राइट आंसर गन्ना होगा। निम्न से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल जिसे कैश क्रॉप बोलते हैं, इसका राइट आंसर आलू होगा। नकदी फसल कौन सी है? और अंतर्वर्ती फसल किसे बोलते हैं? तो तोरिया को अंतर्वर्ती फसल बोलते हैं, अंतर्वर्ती फसल। और मक्का की बात करें, तो सूचक फसल है। कौन सी? सूचक फसल है। भिंडी को बोलते हैं कीट आकर्षक। कीट आकर्षक कैसे बोलते हैं? जब कपास की खेती होती है तो उसमें जो फूल होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, कीटों को लुभावित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके लिए हम जो है भिंडी के चारों तरफ बॉर्डर एरियाज पर, कपास के चारों तरफ यहाँ बीच में कपास की खेती करते हैं, और बॉर्डर एरियाज पे जो है हम भिंडी की खेती करते हैं, क्योंकि दोनों का जो फ्लावर होता है सेम होता है। तो
हम जो है कपास को बचाने के लिए भिंडी कपास के चारों तरफ भिंडी की खेती करते हैं, जिससे उसके फ्लावर्स पर जो इसे हम एक तरफ से बोल सकते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं भिंडी को, और वो उसी में आता है और वहीं पे रुक जाता है। तो जो हमारी कॉटन की क्रॉप होती है वो सेफली मतलब सिक्योर रहती है, उस पर कोई भी कीट का असर नहीं होता है। ठीक है, इससे हम भिंडी को कीट आकर्षक भी या ट्रैप क्रॉप भी बोलते हैं। और तोरिया को अंतर्वर्ती हमने बताया है, तोरिया को जो है अंतर्वर्ती कहते हैं, अंतर्वर्ती। ठीक है, आलू इसका राइट आंसर होगा। आलू को कैश क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। कैसे कि आलू को जब हम उखाड़ते हैं तो उसके जब आलू की हम खुदाई करते हैं उसके बाद जो है हम उसे सीधे गोडाउन में शिफ्ट कर देते हैं, सीधे हम बाजार में ले जाके सेल कर देते हैं। मक्का भी सेम ऐसे ही, लेकिन मक्का में मतलब इसका भी अलग अलग सबका अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन कैश क्रॉप आलू को हम कहते हैं, इससे हमें नगद मिलता है तुरंत का तुरंत। ठीक है, और में भी गन्ना भी कैश क्रॉप में ही आता है। ठीक है, निम्न में से ग्रेमनी कुल की कौन सी फसल है? और हाँ, इसमें जो है इसका बोटेनिकल नेम हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आलू का बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरेजम सोलेनेसी फैमिली से है। मक्का का जीएमएच, भिंडी का जो है भिंडी का जो बोटेनिकल नेम है इसका भिंडी का बोटेनिकल नेम अब्लस ऐसे कुछ एस्कुलेंटम ऐसे कुछ है, उसको हम कमेंट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। ठीक है, निम्न में से ग्रेमनी कुल की फसल कौन सी है? निम्न में से ग्रेमनी कुल की फसल कौन सी है? तो ग्रेमिनी में गेहूं आता है। ये तो राइट आंसर इसका सही हो गया। धान, गेहूं, मक्का ग्रेमनी कुल का है। चना, मटर, मूंगफली, चना, मटर, मूंगफली की अगर बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी की आती है। ये किस फसल किससे रिलेटेड करती है, कौन सी फैमिली से? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी से रिलेट करती है। आलू, बैगन और तंबाकू, आलू, बैगन, तंबाकू किससे रिलेट करता है? सोलेनेसी से। आलू को भी हमने बताया सोलेनेसी फैमिली से आता है, सोलेनेसी। हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग एरर हो सकता है साथियों, हिंदी में लिख देते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी। ठीक है, सरसों, तोरिया जो गोभी होती है क्रूसीफेरी से आती है, क्रूसीफेरी फैमिली से। क्रूसीफेरी। ठीक है, थोड़ा मतलब एरर हो सकता है मतलब लिखने में थोड़ा, क्योंकि ठीक है। चलिए, आलू का बता दिया, ये सभी हो गया। ठीक है, इसमें सरसों, तोरिया, गोभी आता है। आलू, तंबाकू, बैगन है, सोलेनेसी फैमिली से है। धान, गेहूं, मक्का ये फसल ग्रेमनी कुल से संबंधित है। मटर, चना, मूंगफली लेग्यूमिनेसी से, जिन्हें हम दलहनी फसल भी कहते हैं। जितनी भी जो है लेग्यूम क्रॉप्स होती है वो दलहनी फसल में, दलहनी के अंतर्गत आती है, जिससे हम दलहनी लेग्यूम को ही दलहनी फसल बोलते हैं। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। चना को भी आप देख लेंगे, जो भी दलहनी क्रॉप्स होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक चना का सीड है, इसको हम बोल सकते हैं मूंगफली का सीड है अगर, तो इसमें जब इसको तोड़ते हैं तो आप इसमें दो पार्ट्स को डिवाइड कर, दोनों सेम टू सेम होता है दोनों। एक किस में होता है? लेग्यूम क्रॉप्स में होता है, जो दलहनी होती है। दलहनी क्रॉप में एक और आता है जिसे बोलते हैं बरसीम। लेग्यूम क्रॉप में बरसीम। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप में ही आता है बरसीम। ओके, और चलिए, निम्न में से अधिक गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है? इसमें हमने चार जो ऑप्शंस रखे हैं उसमें एक गहरी जड़ वाली है, अधिक गहरी जड़ वाली है, और एक कम गहरी जड़ वाली, उथली जड़ वाली है। तो जो ज्वार और मक्का होता है, ज्वार और मक्का होता है वहाँ, हाँ, तो इसमें जो ज्वार और मक्का होता है वो गहरी जड़ वाली है। अधिक गहरी जड़ वाली इसमें पूछा है अधिक गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, यानी कि अधिक गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना और अरहर इसमें, हाँ, गन्ना और अरहर, इसका राइट आंसर गन्ना और अरहर होगा। केजानस कजान सेकेरम ऑफिसिनेरम। ओके, और ज्वार मक्का जो होता है, जो ज्वार मक्का होता है वो जो है
गहरी जड़ वाली है, एक गहरी जड़ वाली है, अधिक गहरी नहीं, एक गहरी जड़ वाली है। ये जो है गहरी जड़ वाली है। और गेहूं और तंबाकू जो होता है, गेहूं और तंबाकू जो होता है वो जो है कम गहरी जड़ वाली। गेहूं और तंबाकू, गेहूं को आपने देखा होगा उसकी जो रूट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाती, 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी जो रूट होती है वहीं पर रह जाती है। ये इसको हम बोल सकते हैं गेहूं तंबाकू को, गेहूं और तंबाकू को हम बोल सकते हैं कि यह कम गहरी जड़ वाली है। क्या? कम गहरी जड़ वाली, ठीक है। धान और आलू को आपने देखा होगा उथली जड़ वाली होती है, आलू भी ऊपर ही रहता है, धान भी ऊपर रहता है, आलू जो नीचे रहता है। और आलू और जो धान होती है उसमें भी वो आपने देखा होगा ऊपर ही वो दिखाई रहता है ऐसे, ठीक है। इसका राइट आंसर गन्ना और अरहर होगा। बोटेनिकल नेम लगभग आपको सभी का याद हो गया होगा। सोरघम इसे बोलते हैं, जियामेज इसे बोलते हैं, ट्रिटिकम स्टिवम। और तंबाकू का बोटेनिकल नेम, तंबाकू का बोटेनिकल नेम हाँ, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम तंबाकू का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। धान और गेहूं को किस विधि से द्वारा काटा जाता है? आपने देखा होगा गांव में हंसिया से काटते हैं, कुछ की चुनाई करते हैं, मतलब उसको नोच लेते हैं एक एक करके, कुछ में हंसिया से काटते हैं, और कुछ में जो है कटाई हंसिया से काटने, कुछ की दराते से काटते हैं, कुछ को जड़ से खोद के निकाल लेते हैं। तो जड़ से खोद कर निकालते हैं। गेहूं और धान को, हाँ, गेहूं और धान को किस विधि से काटा जाता है? गेहूं और धान को तो हंसिया द्वारा, किससे? हंसिया द्वारा इसका राइट आंसर होगा, हंसिया द्वारा कटाई की जाती है। गेहूं और धान को आपने देखा होगा गांव में महिलाएं पुरुष जब गेहूं पक जाती है उसमें 15% मेच्योरिटी रहती है धान में, तो उसको 15-20% लगभग मेच्योरिटी रहती है उसके प्लांट में ही, हाँ मे भी 15%, तो 15 से 20% उसकी उसमें प्लांट में मेच्योरिटी रहती है, तभी उसे काट लिया जाता है। गेहूं में ऐसा नहीं है, गेहूं सूख जाता है पूरा तब कटाई करते हैं। लेकिन दोनों को काटने की विधि जो होती है हंसिया द्वारा ही कटाई की जाती है। उसको ऐसे हाथी पकड़ते हैं और उसको पकड़ते हैं और कैसे बताएं, ऐसे ऐसे पूंछा पकड़ते हैं उसको, उसको नीचे से काट लेते हैं, ठीक है। और वो हंसिया द्वारा कटाई की जाती है। चुनाई द्वारा कैसे करते हैं? चुनाई द्वारा कपास को आपने देखा होगा, कपास और मक्का को, कपास में जब उसका प्लांट होता है कपास का, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं। वो जो रुई होती, कॉटन होता है वो छोटा छोटा होता है, उसको हाथ से चुनाई कर लेते, उसको तोड़ लेते हैं। मक्का में भी सेम वैसा ही है, मक्का को सेम ऐसे करके जब ऐसे होता है, तो उसको ऐसे पकड़ के तोड़ लेते हैं। मक्का में भी सेम चुनाई द्वारा ही होता है। और जड़ से खोद करके किसे? जड़ से खोद करके आलू और मूंगफली को, आलू मूंगफली, आपने देखा होगा आलू और मूंगफली को, आलू को आप सभी ने देखा होगा गांव में आलू को कैसे उखाड़ते हैं। उखाड़ते क्या है, फावड़ा लेते हैं या खुरपी लेते हैं और उसको से मारते हैं, जमीन से निकाल लेते हैं, फिर उसके माटी को तोड़ के उसमें से आलू को निकाल लेते हैं। मूंगफली सेम इसी विधि से द्वारा, पेड़ी विधि द्वारा उगाई जाती है। उसके ऊपर पत्ती होती है, नीचे उसका तना होता है, ठीक है। कटाई द्वारा कैसे करते हैं? कटाई द्वारा जो है हम बरसीम और जई को जो है कटाई हुई, तो आपने देखा बरसीम भी एक लेग्यूम क्रॉप है, बरसीम एक दलहनी फसल है। और बरसीम को क्या करते हैं हम, जानवरों को खिलाने के लिए भी हम प्रयोग में लाते हैं, चारे के रूप में भी इसे फॉरेज और फॉडर के रूप में भी यूज़ करते हैं, चारे के रूप में। और इसको जो है कैसे काटा जाता है, इसको जो है दराते से काटा जाता है, ठीक है। दराते से काटा जाता है, हंसिया से काटा जाता है, किसे? धान और गेहूं को। इसका राइट आंसर हंसिया द्वारा होगा। नेक्स्ट आता है निम्न फसल चक्र की फसल चक्र गहनता बताइए। तो इसमें फसल चक्र गहनता ज्ञात करने के लिए हम साल भर में कितनी फसल को उस फील्ड, एक पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर में कितनी फसल को उगाया एक साल के अंतर्गत, उस समय कितनी उपज प्राप्त हुई, ऐसा ही इसका फॉर्मूला होता है। इस पर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ ऑप्शंस पे आते हैं। तो फसल चक्र की फसल गहनता बताइए, इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसमें 4 ऑप्शंस हैं।
133%, 133.33% और 200%, 300% और 400%। तो इसका जो राइट आंसर होगा मक्का, तोरिया, मूंगफली जो होता है इसका होगा मक्का, तोरिया, मूंगफली। मक्का, तोरिया, मूंगफली, ठीक है। और 300% किसका होता है? 300% किसका होता है? तो 300% आलू, प्याज और मक्का का होता है। इसमें आलू, प्याज, मक्का हो जाएगा। और आप लिखते जाइए, इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। निम्न फसल चक्र की फसल चक्र गहनता बताइए। तो जो 400% होगा उसमें मक्का, तोरिया और मूंगफली होगा, और गेहूं भी इसी में आ जाएगा। 300% में क्या आएगा? 300% में साथियों मक्का, आलू, प्याज को लिख लीजिए। और जो 200% होगा, 200% में आप लिख लीजिएगा, 200% में 200% में साथियों ज्वार, चना, बाजरा, गेहूं को। और 133.33% किसका होगा? इसका होगा धान, मटर, मक्का, धान, मटर, गन्ना और पेड़ी। मक्का इसमें नहीं है, धान, मटर, गन्ना और पेड़ी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न फसल चक्र के खेती के प्रकार लिखिए। अरहर, ज्वार, आलू, सरसों, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग, गन्ना, सरसों, आलू। अरहर, ज्वार जो होती है, आलू, सरसों को पहले देख लेते हैं। हाँ, आलू, सरसों जो फसल होती है वो आपने देखा होगा कि एक फील्ड होती है हमारी, दोनों एक ही सीजन में उगाया जाता है। और किस सीजन में, रबी, खरीफ, जायद, किस सीजन में उगाया जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसी में जो है एक तरफ आलू को बुआई की जाती है पेड़ी विधि द्वारा, एक तरफ सरसों को बुआई करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ सरसों के पार्टिकल्स जो होते हैं आलू की पेड़ी फील्ड में भी आपने देखा होगा, तो आलू जहाँ बुआई की जाती है वहाँ पे कुछ पेड़ जो है, कुछ प्लांट जो है सरसों के भी दिखाई देते हैं। तो आलू और सरसों जो है, आलू और सरसों कौन सी खेती है? आलू और सरसों जो है मिश्रित खेती बोलते हैं इसे। आलू और सरसों को मिश्रित खेती बोलेंगे, ठीक है। और मक्का, आलू, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू और गेहूं, मूंग को अगर बात करें तो इसमें अविराम खेती बोलते हैं, नॉन स्टॉप जिसे बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग में हमने जब मक्का तो एक तो पूरे सीजन में ऑलमोस्ट सभी मौसम में बोया जाता है। और आलू जो होता है, आलू की जब हम बुआई करेंगे, इस फील्ड पे जब हम आलू की बुआई करते हैं साथियों, इस फील्ड पे जब आलू की बुआई करेंगे उसके बाद जो है जस्ट बाद हम इसी फील्ड पे गेहूं की बुआई करते हैं। गेहूं की बुआई करने के जस्ट बाद जो है हम इसी पे मूंग की बुआई कर देते हैं, ठीक है। मूंग की बुआई आपने ऐसा भी इसमें देखा होगा, नॉन स्टॉप में भी इसमें क्या होता है कि अपने गेहूं की बुआई करी, आलू के बाद गेहूं की बुआई करी, लेकिन आपने क्या करा कि प्रति खेत को छोड़ दिया। जब आपने देखिए, प्रति खेत का मतलब क्या होता है कि आपने फसल को लगाया, गेहूं, उसकी कटान कर ली, जब उसको हार्वेस्ट करके स्टोरेज कर लिया, उसके बाद जो आपकी लैंड बचती है वो खाली बचती है, तो उस पर आप जो है चाहे तो अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप उसमें मूंग की खेती कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे परती छोड़ सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि आलू, इसको हम अविराम खेती कहते हैं। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग को अविराम खेती इसको बोलते हैं, अविराम खेती। गन्ना, सरसों, आलू। गन्ना, सरसों, आलू की खेती हम कैसे करेंगे? इसमें देखिए आलू, सरसों है और गन्ना, सरसों, आलू है। गन्ना, सरसों, आलू में क्या होता है कि बहुतली खेती होती है। बहुतली का खेती से क्या तात्पर्य है? तो गन्ना आपने देखा होगा, आलू आपने देखा होगा, सरसों आपने देखा होगा। अभी हमने क्या बात करा? आलू और सरसों की बात करी। गन्ना भी पेड़ी विधि द्वारा बोया जाता है, आलू भी और सरसों भी, सरसों नहीं, आलू भी और गन्ना भी, सरसों उसके ऊपर भी। क्योंकि देखिए, जो फसल का चयन करेंगे, जैसे इसमें हमने बात करा बहुतली खेती किसे कहते हैं, अगर सवाल आता है बहुतली खेती किसे कहते हैं, तो हम ऐसे फसल को कहते हैं, एक ऐसे फील्ड का चुनाव करते हैं और एक ऐसी जो 3 अलग अलग 4 अलग अलग फसलें होती हैं वो सेम पीरियड में कट के हम उसे हार्वेस्टिंग कर लें, ना कि कुछ एक हफ्ते पहले, कुछ एक महीने बाद, कुछ एक महीने बाद। तो इससे नहीं होगा, क्योंकि अगली की जो आने वाली क्रॉप रोटेशन में जब
पढ़ते हैं तो हमारी प्रभावित होगी, फसल चक्र हमारा प्रभावित होगा। इसके लिए जो है गन्ना, सरसों, आलू को जो है ये तीनों जो है एक ही मौसम की होती हैं। गन्ना भी जो है 2 साल, 1 साल, 2 साल इसका भी होता है, लेकिन आलू और सरसों को जो है हम कम टाइम पीरियड में इसकी हार्वेस्टिंग और इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आलू जो सरसों होती है उसकी रूट नीचे जाती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, लेकिन आलू जो होता है वो पेड़ी पे थोड़ा नीचे होता है, तो इसके ऊपर हम ऐसी फसल, देखिए नीचे सॉइल के नीचे जो है ये सॉइल के जो 4 लेयर्स हैं, यहाँ पे हम आलू की बुआई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आलू की बुआई कर लेंगे, जो सरसों की रूट होगी यहाँ तक आएगी। ठीक है, उसी पेड़ी पर ऊपर गन्ने की हम खेती कर सकते हैं। यहाँ पे आलू, सॉइल से नीचे से हमें आलू मिल गया, ऊपर से हमें जो कम हाइट वाली है जिससे सरसों, उसको भी हमने ले लिया, आलू को भी हमने ले लिया, बचा क्या, गन्ने को भी हमने ले लिया। तो मतलब ये तीनों एक ही मौसम में हमने काटा, एक ही मौसम में बोया, एक ही मौसम में काटा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इसे हम बोल सकते हैं बहुतलीय खेती। मतलब हमें सबसे प्रॉफिट हो रहा है, ज़मीन से भी, ज़मीन के ऊपर से भी और पेड़ से भी। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं बहुतलीय खेती, बहुतलीय खेती कहते हैं। अरहर ज्वार की बात करें, अरहर ज्वार की बात करें तो इसमें जो है मिश्रित खेती इसे बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। और अरहर ज्वार मिश्रित खेती में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें कुछ छोटा, हाँ आलू सरसों को हमने बता दिया था, आलू सरसों, हाँ आलू सरसों को हमने बताया था, साफ फसली हमने डायग्राम बना के बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूँ की किस समय बुआई की जाती है। गेहूँ को बोने का समय तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11, क्लास 11 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, गेहूँ को मतलब किस समय गेहूँ की बुआई करते हैं, तो इसका द्वितीय पखवाड़ा है नवंबर का, में भी। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, मध्य अप्रैल से मध्य मई, जून द्वितीय पखवाड़ा, अक्टूबर प्रथम पखवाड़ा और नवंबर प्रथम पखवाड़ा। तो गेहूं को नवंबर प्रथम पखवाड़े में बोया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में क्या किसकी बुआई करते हैं, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में सरसों की बुआई करते हैं। सरसों की बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में करते हैं, और जून द्वितीय पखवाड़े में, एक सेकेंड इसको फिर से रिलेट कर लेते हैं। मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में किसकी खेती करते हैं, तो उसमें धान की सीधी बुआई करते हैं। मध्य अप्रैल से मध्य मई, धान की सीधी बुआई, सीधी बुआई, धान की। और जून का द्वितीय पखवाड़ा, जून का द्वितीय पखवाड़ा क्या होगा, तो नहीं आप कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड ना, इसको फिर से रिलेट कर लेते हैं। हाँ, इसको फिर से शुरू से देखते हैं। मध्य अप्रैल से मध्य मई, मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में हम किसकी खेती करते हैं, तो इसमें हम कपास की खेती करते हैं। हाँ, ये राइट होगा। और जून द्वितीय पखवाड़े में, जून का द्वितीय पखवाड़ा जो होता है उसमें हम जो धान की सीधी बुआई करते हैं, डायरेक्ट बुआई करते हैं किसकी, धान की। और अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा जो होता है वो सरसों के लिए होता है, सरसों के लिए। और नवंबर का प्रथम पखवाड़ा ये गेहूं के लिए। हाँ, अब ये सही है, कपास, धान, सरसों, गेहूं। सरसों देख लीजिएगा, गेहूं के सीज़न में भी सरसों की बुआई होती है, उसी सीज़न में आलू की बुआई होती है, उसी सीज़न में मटर की बुआई होती है। यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के बीच में मटर, आलू, सरसों, गेहूं की बुआई की जाती है। ठीक है, और आप हमें यह बताइए कि जब गेहूं की खेती की, जब गेहूं की बुआई करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया में एक और फसल की बुआई करते हैं, छोटी सी होती है, उसके सीड जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, मटर की खेती किस समय उगाई जाती है, तो अभी हमने बात करा यहाँ पे क्या, अक्टूबर से लेकर नवंबर पखवाड़े तक। तो मे बी इसका राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर होगा जून का अक्टूबर द्वितीय पखवाड़ा। यहाँ पे हमने बात करा था गेहूं का, अक्टूबर प्रथम पखवाड़े में सरसों की खेती की जाती है, अक्टूबर द्वितीय पखवाड़े में मटर की खेती की जाती है।
और जून का द्वितीय पखवाड़ा जो होता है यहाँ पे जून का द्वितीय पखवाड़ा धान के लिए होता है। जून का द्वितीय पखवाड़ा धान के लिए होता है। तो अब इसमें देखिए मक्का, बाजरा, मटर, सूरजमुखी जायद की क्रॉप है। और जून का द्वितीय पखवाड़ा जो होगा, जून का द्वितीय पखवाड़ा वो मक्का के लिए होगा। अभी हमने बताया कि मक्का जो है साल भर बुआई की जाती है। मक्का आपको मतलब इसको दोबारा फिर से क्रॉप को लेना है तो आप जून के द्वितीय पखवाड़े में इसकी पुनः बुआई कर सकते हैं। जुलाई का जो द्वितीय पखवाड़ा होता है उसमें बाजरे की खेती करते हैं। किसकी? बाजरे की खेती करते हैं। मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में, मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में इसमें हम जो है मटर को अक्टूबर, हाँ राइट है। तो इसमें जो है हम सूरजमुखी की खेती करते हैं। किसकी? सूरजमुखी की। यह कौन सी क्रॉप है? तो यह जायद की क्रॉप है। साथियों अब हमने क्वेश्चन और सॉल्व किए जायद की क्रॉप के बारे में, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी, खीरा हो गया। तो आप हमें यह बताइए कि हम इसे जायद की क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्या ये कम पानी चाहती है या ज़्यादा पानी चाहती है? यह एक फसल सूखा सहन करने के लिए इसमें सूखा सहन करने की क्षमता होती है, सूखा नहीं सहन कर पाती है। क्या इसका क्या सोल्यूशन है या किस लिए हम जायद की क्रॉप बोलते हैं, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। 3 सवाल हो गए जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और आपने देखा होगा हमने सारा क्वेश्चन डिटेल में आंसर्स करा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, स्टोरी पे साझा कीजिए। और एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उन सभी से साझा कीजिए। यह वीडियो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र उसके लिए भी ज़रूरी है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए उसके तौर तरीके से भी इसकी तैयारी कराई जा रही है। और तो आपने देखा ही इंट्रेंस एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।